हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इकोनॉमिक्स का टॉपिक शुरू हो रहा है। नेशनल इनकम पढ़ेंगे हम। नेशनल इनकम में आज हम इनकम मेथड को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्शन मेथड पढ़ लिया। ऑफलाइन भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है कि ऑफलाइन में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये आपके उस टाइम पे काम आएगा जब एक्चुअल में आपके एग्जाम आ रहे होंगे। और मैं एक एक बच्चे को टाइम नहीं दे पाऊंगा, इसलिए इन वीडियो से आप उन चीजों को कवर करेंगे। डाउट्स मैं ऑफलाइन ही लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेथड है वो है इनकम मेथड। हम निकाल क्या रहे हैं? हम निकाल रहे हैं नेशनल इनकम। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इनकम मेथड। मैं इस पैड को यहाँ रख लेता हूँ ताकि मैं आसानी से लिख सकूँ और कैमरा हिले ना। इनकम मेथड, हम नेशनल इनकम का एक टॉपिक है जिससे हम मेथड से निकालेंगे नेशनल इनकम। तो आज है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है? सुनना ध्यान से। इनकम मेथड मतलब जो भी इनकम मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कमाई है, मतलब कहां से कमाई है? अप्रूव टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी इनकम मैंने अब किससे कमाई है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कमाई है, वो इनकम मेथड का पार्ट होगा। मतलब कि नेशनल इनकम मेथड। ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे हम फैक्टर इनकम भी बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आपने किसी, आप कहीं से भी कमाई हो, जैसे आपने किसी को लैंड रेंट पे दिया है तो आप वहां से रेंट अर्न करेंगे। या तो आप कहीं नौकरी करते हैं तो वेजेस और सैलरी आपको मिलेगी। किसी को पैसा दिया है तो बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और लास्ट, या फिर आपने खुद बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट। अगर आप इन सब से कोई भी पैसा कमाते हो, आपकी इनकम है, तो ये इनकम मेथड का पार्ट है। ठीक है, आगे समझिए। हम नेशनल इनकम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन नेशनल इनकम निकालेंगे कैसे इनकम मेथड की? तो पहले हमें इनकम मेथड समझना पड़ेगा। इनकम इनकम मेथड को जो हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, ना ही अकाउंट्स में और ना ही इकोनॉमिक्स में कोई फॉर्मूला होता है। ये सिर्फ आपको रटवाया जाता है, लेकिन हम यहाँ रटेंगे नहीं, समझेंगे। इनकम मेथड मतलब अगर पूरे देश में जितनी भी इनकम होगी, अगर हम उन सबको प्लस कर दें तो उससे हमारा इनकम मेथड निकल कर आ जाएगा। मतलब कि उसे बोलते हैं एन डी पी एट एफ सी। अगर हम पूरे देश की इनकम को प्लस कर दें तो सोच के देखो पूरे देश में क्या इनकम होगी। अगर अपने आसपास देखो तो लोग जॉब पे जाते हैं और वो सैलरी कमाते हैं या वेजेस कमाते हैं। दूसरा, आप अपने घर को रेंट पे दे सकते हो, उससे आपकी रेंट इनकम होगी। या तो अपने पैसे को बैंक में रखेंगे तो इंटरेस्ट की इनकम होगी, या तो उसी पैसे को बिजनेस में लगाएंगे तो प्रॉफिट होगा। अंडरस्टैंड? और इसके अलावा कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं जो कि मिक्स काम होता है, तो वो भी एक इनकम होता है। तो इन सारी चीजों को जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारा एनडीपी एट एफ सी आ जाएगा। बहुत इजी क्लास बनाएंगे ताकि जल्दी समझ आए। आप समझना। एक तो मुझे ये पैड रखने की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो पहला, अगर हम ध्यान से देखें, इस पैड के अकॉर्डिंग देखें, तो पहला जो यहाँ पे पॉइंट उठकर आता है वो आता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। जो भी चीज हम एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, उनके हार्डवर्क, उनके काम करने का, उन्होंने जो टाइम हमें दिया है काम करने का, उस पर हम जो भी उन्हें दे रहे हैं उसे बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। ये उनके लिए सैलरी और वेजेस होता है। क्या होता है गाइस? सैलरी और वेजेस होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे इसके अंदर क्या क्या आ सकता है। नंबर वन, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। अगर उसको वेजेस या सैलरी कैश में मिल रही है तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इनकम मेथड का पहला कंपोनेंट है। ठीक है। इसके साथ और क्या इंक्लूड हो सकता है?
वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में मिल रही है। अगर कोई चीज उसे काइंड में मिल रही है, मतलब कैश में नहीं मिल रही, मतलब कि एम्प्लॉयज को दिए जाने वाले सारे बेनिफिट अगर एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं, चाहे उसके बदले में पैसा नहीं दिया जा रहा हो, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। और लास्ट और थर्ड चीज, अगर एम्प्लॉय का जो बॉस होता है, जिसको हम यहाँ पे एम्प्लॉयर बोलेंगे, अगर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, क्या करता है गाइस, कॉन्ट्रीब्यूशन करता है टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मतलब अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड करता है, जैसे कि अगर आपको ध्यान से समझ आएगा कि अगर आपने कॉमर्स में पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसी तरह अगर कोई वेलफेयर फंड बनाता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, या जैसे आपने सुना होगा ग्रेचुइटी, पीएफ, अगर एम्प्लॉयर उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, पीएसआई, तो ये सब भी इसका पार्ट होगा। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तो मेरा निकल कर आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। जो भी वर्कर्स हैं उनको मिलने वाले या तो वेजेस मिलते हैं या सैलरी मिलते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पे, जो कि इनकम मेथड का कंपोनेंट है, नंबर 2। दूसरा है गाइस, दूसरे को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं गाइस, ऑपरेटिंग सरप्लस या ऑपरेशन सरप्लस, कुछ भी बोल सकते हो आप, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस भी बिल्कुल इसी की तरह, अंदर इसके भी अंदर काफी पॉइंट्स हैं। जैसे पहला मैं इसको बता देता हूँ, रेंट और रॉयल्टी। जब भी हम किसी को अपना घर रहने के लिए देते हैं, तो बदले में हम उनसे रेंट लेते हैं। और अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस हम कुछ घंटे के लिए दे देते हैं, तो उसको रॉयल्टी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ताजमहल को किसी फिल्म मेकर को 2 घंटे के लिए दे दिया, तो हम बदले में वहां से रॉयल्टी लेंगे। किसी ने कोई बहुत पुरानी पुश्तैनी हवेली थी, उस पर अगर फिल्म बनानी है और काफी आपने वो रेंट पे ले लिया 2 महीने के लिए, तो उस रेंट को हम रॉयल्टी बोलते हैं। रॉयल्टी बुक्स पे भी दी जाती है, जो राइटर्स होते हैं उनको रॉयल्टी मिलती है, पब्लिशर बुक को छापते हैं और जो बुक बेचते हैं उसमें से उनको रॉयल्टी देते हैं, चाहे वो 60% हो 70% हो। एक तरह का रेंटल इनकम ही है। ठीक है। दूसरा, आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करोगे और बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और थर्ड पॉइंट, या तो आप उससे क्या कमाओगे? प्रॉफिट। आप अपने बिजनेस को बिजनेस बिजनेस अपने पैसे को बिजनेस में लगाओगे और बिजनेस आपको क्या देगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को यहाँ 3 भागों में बांटा गया। इसका भी मैं रीजन बताऊंगा क्यों। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, कोविड के बाद क्या हो गया है कि बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितनों ने भी कोविड में सरवाइव किया है, वो इसी वजह से कर पाई क्योंकि उन्होंने रिजर्व्स बनाए थे, जनरल रिजर्व्स बनाए थे। रिजर्व्स मतलब होता है सेविंग्स, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उन्होंने प्रॉफिट शेयर होल्डर को बांटा नहीं, मालिकों को बांटा नहीं, उन्होंने अपनी कंपनी में सेव कर लिया ताकि अगर कोई ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन दोबारा आए तो वो उससे बच सके। लेकिन वो प्रॉफिट का पार्ट तो है ना। तो ध्यान से सुनना। तो मान लो प्रॉफिट प्रॉफिट है, और प्रॉफिट में से मैंने अपने शेयर होल्डर को बांट दिया। जो मैं प्रॉफिट का हिस्सा बांट देता हूं, उसे मैं डिविडेंड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? डिविडेंड। जब भी गवर्नमेंट का रूल है ये, अगर जब भी आप डिविडेंड बांटेंगे, जब भी आप डिविडेंड बांटेंगे शेयर होल्डर को, तो बदले में आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिस टैक्स का नाम होता है कॉर्पोरेट टैक्स। और जो आप कंपनी में बचा लेंगे पैसा, रिजर्व करके, सेव करके, उसे बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। समझने की कोशिश करना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब रिटेन अर्निंग है, इसका दूसरा नाम है रिटेन अर्निंग। सर एक एग्जांपल देके समझाओ, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो समझो, एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 100 रुपए। कितना कमाया? 100 रुपए। तो गवर्नमेंट कहेगी आपने प्रॉफिट कमाया है ना, टैक्स तो टैक्स देते हुए टैक्स भी देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट पूरा कमा लिया, अब प्रॉफिट में से मान लीजिए 10% टैक्स देना, मान लीजिए, तो 10% पहले उसमें से टैक्स दे देंगे।
तो कितना प्रॉफिट बचा? 90 रुपए। 100 रुपए कमाए थे, 10 रुपए कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, मतलब कंपनी ने टैक्स दे दिया उस डिविडेंड पे। अब बचे 90 रुपए। 90 रुपए में से मैंने 60 रुपए बांट दिया। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो मैंने 60 रुपए बांट दिए। 60 रुपए, 60 रुपए, 90 रुपए बचे थे, 60 रुपीज मैंने बांट दी। अब मेरे पे कितने पैसे बचे? 30 रुपीज। तो देखिए 60, 60, 10 और 30 कितना हुआ? 100। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अगर मैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को प्लस कर दूंगा तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकल कर आ जाएगा। ठीक है गाइस, अगर समझ नहीं आया है दोबारा रिपीट में वीडियो देखो, लेकिन आपको समझ आएंगी चीजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, क्योंकि ज्यादा मार्क्स आते हैं इसमें। अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स यहीं से आने वाले हैं। इसका मतलब ऑलमोस्ट 15% पेपर इसी चैप्टर में से बनने वाला है, नेशनल इनकम में से। थर्ड पे आते हैं गाइस, जो तीसरा कंपोनेंट है इनकम मेथड का, और वो है मिक्स्ड इनकम। वो है मिक्स्ड इनकम। ये बहुत ही आसान है, ऐसे दिया भी होगा आपको, मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम की बात करेंगे हम, समझना। मिक्स्ड इनकम जो कौन कमाएगा? मिक्स्ड इनकम बाय, ये हमेशा आएगा सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। किसके लिए आएगा? सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। अगर हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे एनडीपी एट एफसी आ जाएगा गाइस। पेज चेंज करते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करेंगे। मतलब मेरा जो इनकम मेथड है वो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो है एनडीपी एट एफसी। ये इनकम मेथड है। और ये निकलेगा कैसे? अगर मैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस कर दूं, किसके साथ? ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ। ऑपरेटिंग सरप्लस। और थर्ड है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम। तो मेरा एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन मुझे बोलेगा नेशनल इनकम निकालो। नेशनल इनकम को मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था आपको, उसे बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी आपको निकालना है, और आपने इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकाल लिया है। तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद है, ये नेट होता है, ये भी नेट है, कोई चेंज नहीं होगा। ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है। तो आप नेशनल आपको चाहिए, डोमेस्टिक आपको दिया है, तो आप करेंगे प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट सेम है, एफसी एफसी सेम है, और यहां पर आपका नेशनल इनकम निकल गया। कौन से मेथड से? इनकम मेथड से। यहां पे आपका नेशनल इनकम आपका निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो यहां तक तो हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि हमें ये पता लग गया कि भाई इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालती है। मेरी वीडियो को दोबारा देखना, रिपीट में देखना। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो जरूर देखना। हमारा टारगेट 90 प्लस है, 95 प्लस है। इस साल भी 90 प्लस आए हैं मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स मेरे उसमें आए हैं 98, 95, 93, 92, 90। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 17 बच्चे हैं गाइस। टोटल स्टूडेंट 82 थे गाइस। आप समझना इन चीजों को। बाकियों के 80s सब, किसी के भी 60 से कम नहीं आया, लेकिन आपको मेहनत करनी है 90s के लिए। ठीक है, आप पढ़ते रहेंगे। समझिए आगे। ये मेरा इनकम मेथड खत्म हुआ। अगर मैं दोबारा से वापस जाऊं प्रीवियस पेज पे, ये देखिए, यहां से मेरा इनकम मेथड शुरू हुआ और मैंने आपको एक एक चीज समझाई, और यहाँ पे मेरा इनकम मेथड खत्म। अब मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या आ सकता है सर? थ्योरी आ सकती है। क्या आ सकती है? थ्योरी। हम इस बात पे ध्यान रखेंगे कि थ्योरी क्या आ सकती है। तो मतलब मेरे हिसाब से जो मेरा डायलॉग है कि एग्जामिनर क्या ही दे देगा वाला, कि क्या दे देगा वो एग्जामिनर, या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देगा या थ्योरी क्वेश्चन देगा। अब थ्योरी क्वेश्चन क्या हो सकता है? थ्योरी क्वेश्चन हो सकते हैं इसके प्रिकॉशंस, कि इनकम मेथड निकालते वक्त मुझे किन किन बातों का ध्यान देना है। तो अगला जो मेरा टॉपिक है गाइस वो है प्रिकॉशंस। तो हम लिखेंगे प्रिकॉशंस ऑफ इनकम
मैथड, प्रिकॉशन ऑफ इनकम मैथड। अब प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड क्या क्या है? नंबर 1 पॉइंट बहुत ही आसान है। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था, याद करिए, अभी मैंने शुरू में आपको पढ़ाया और मैंने फर्स्ट लाइन में पढ़ाया कि इनकम मेथड के अंदर वो इनकम आएगी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कमाई है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कमाई हुई इनकम फैक्टर इनकम होती है। कौन सी इनकम होती है गाइस? फैक्टर इनकम। तो इसके अंदर कौन सी इनकम नहीं आएगी? वो है ट्रांसफर इनकम। कौन सी इनकम है गाइस? ट्रांसफर इनकम। सर ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम जैसे लाइक डोनेशन, डोनेशन हो सकता है गाइस, चैरिटी हो सकती है। आप अभी छोटे हो तो आपकी जो पॉकेट मनी है वो हो सकता है, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत नहीं करी, आपको मिली है वो पॉकेट मनी। और भी एक्सेट्रा बहुत चीजें हो सकती है ट्रांसफर में। याद रखना कि ये जितनी भी इनकम है ये इंक्लूड नहीं होती नेशनल इनकम में, आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम इनकम मेथड का पार्ट नहीं होता, ना ही नेशनल इनकम का पार्ट होता है। तो पहला प्रिकॉशन ये था कि ट्रांसफर इनकम नहीं लिखेंगे, चाहे वो डोनेशन हो, चैरिटी हो, पॉकेट मनी हो, स्कॉलरशिप हो, ये सारी चीजें किसका पार्ट है? ट्रांसफर इनकम का। नंबर 2, अगर, सुनना ध्यान से, अगर मैंने कोई इनकम कमाई है, इनकम, और वो किससे कमाई है? मैंने कोई चीज बेच दी, सर बेच दी तो अच्छी चीज करी ना आपने, पर सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, आपने कोई यूज्ड कार बेच दी, अपनी पुरानी कार बेच दी, सेकंड हैंड गुड्स, तो वो भी नहीं आएगा। वो वाली इनकम भी जो जनरेट होगी वो भी इसका पार्ट नहीं होगा प्रिकॉशन का। तो विल गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। और यही चीज आपने प्रोडक्शन मेथड में भी पढ़ा था। प्रोडक्शन मेथड कहता था कि कोई प्रोडक्शन नहीं हुई है, इससे प्रोड्यूस नहीं करी, आपने कोई वैल्यू एडिड नहीं करी है, आपने कोई पुरानी चीज बेची है, आपने रीसेल नहीं कहते इसे सेकंड हैंड गुड्स को सेल करना कहते हैं, सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आएंगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट लिखवाने से पहले मैं आपको इसके अंदर नोट लिखवा देता हूँ, क्योंकि पेपर में मैंने अभी कहा आपको, मेरा डायलॉग है कि एग्जामिनर क्या ही दे देगा। तो एग्जामिनर आपको कहाँ कंफ्यूज कर सकता है कि वो इनकम ऑफ सेल ऑफ ओल्ड सेकंड हैंड गुड्स तो आपको इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने इसे बिकवाने में आपकी हेल्प करी है वो है ब्रोकर, प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर घर बिकवाते हैं, बदले में कमीशन लेते हैं, वो कमीशन नेशनल इनकम का पार्ट है। इसका मतलब नोट में हम लिख सकते हैं कि अगर हमें कोई ब्रोकरेज मिल जाए, एनी ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का दूसरा नाम बताइए सर? कमीशन। ठीक है, रिसीव्ड हुई है, रिसीव्ड बाय ब्रोकर। ठीक है, या कम एजेंट, और एजेंट जो एजेंट होते हैं उनको रिसीव हुई है, तो क्या होगा? ये नेशनल इनकम का पार्ट होगा। और एजेंट को किस पे हुई है ये पैसे? ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट हो गया। राइटिंग थोड़ा समझ लेना, मैं बोल भी रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। सेकेंड हैंड गुड्स। नंबर 3 पॉइंट को समझेंगे। इसी तरह एक हमारी फाइनेंशियल असेट्स होती है। कौन सी असेट्स होती है गाइस? फाइनेंशियल असेट्स। अगर फाइनेंशियल असेट से भी मैंने कोई इनकम कमाई है, क्योंकि अगर आप शेयर्स को बार बार परचेज सेल सेल परचेज करते रहोगे तो इनकम जनरेट होगी, वो भी इसका पार्ट नहीं होगा। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। कौन सी असेट्स गाइस? फाइनेंशियल असेट्स। और वो कौन कौन सी होती हैं फाइनेंशियल असेट्स? ठीक है, और वो असेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या क्या हो सकते हैं? शेयर्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, और सोचिए गाइस क्या और क्या हो सकते हैं? मेरे ख्याल तो शेयर लिख सकते हैं, बॉन्ड्स लिख सकते हैं, एंड डिवेंचर्स लिख सकते हैं, एटसेट्रा। ये भी पार्ट नहीं होगा, विल नॉट बी इंक्लूडेड। विल नॉट बी इंक्लूडेड सही लिखा जा रहा है, हाँ, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये भी इंक्लूड नहीं होगा। ये तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी, मतलब ये प्रिकॉशंस हैं इनकम मेथड के। सर अगर प्रिकॉशन भी नहीं आया तो अगर प्रिकॉशन भी नहीं आया तो आपसे पूछ सकता है कि
दो तीन नंबर में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा नेशनल इनकम का पार्ट होता है और कौन सा नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। ये आ सकता है कौन सा डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हो सकता है, कौन सा डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं हो सकता। तो ऑलमोस्ट ये आ सकता है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता इस चैप्टर के और इस टॉपिक में खासकर। चलिए फोर्थ पॉइंट समझते हैं। अब आते हैं विंडफॉल गेन्स। अभी विंडफॉल गेन्स क्या होता है? विंडफॉल गेन्स होते हैं गैम्बलिंग। अगर आप कोई गैम्बलिंग से पैसा कमाते हो, स्पेकुलेटिव गेन्स जो होते हैं, जो एक तरह से जैसे आप ड्रीम इलेवन इन सब से पैसा कमा रहे हो, गैम्बलिंग से कमा रहे हो, और जो मुझे याद भी नहीं आ रहा, कसिनो से पैसा कमा रहे हो, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक गैम्बलिंग इनकम है, एक कैजुअल इनकम है, और गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट नहीं करती। ठीक है। और ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी नहीं है कि जिसमें आपने बहुत अच्छा काम किया आपको अप्रिशिएट किया जाए, तो गवर्नमेंट इसमें अप्रिशिएट नहीं करेगी। जैसे इसके बोल सकते हैं हम लाइक लॉटरीज, जैसे हॉर्स रेस, जैसे कसिनो से कमा लेना, ये देखें एटसेट्रा लिख लेते हैं, गैम्बलिंग, और ये सब लिख सकते हो, ये भी इसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है। तो आर नॉट इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है। अगला आते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं, फिफ्थ पॉइंट। तो प्रिकॉशंस हमने समझ लिए, आप फिफ्थ पॉइंट को समझो। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि अगर आपने कोई इंप्यूटेड वैल्यू है, सेम वही बातें आ रही हैं जो प्रोडक्शन मेथड में, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑनर ऑनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, ये चीज इंक्लूड होगी, विल बी इंक्लूड। ऐसा लगता है कि इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन ये इंक्लूड होगी। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ऑनर अपने आप को जो इंटरेस्ट दे रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपको पता है अगर मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसे कैपिटल कहते हैं, उस कैपिटल पे भी मुझे इंटरेस्ट मिलता है guys। तो जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया उस पैसे से मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं उसे बिजनेस में नहीं लगाता तो मैं इसे बैंक में रखता हूँ, बदले में मुझे इंटरेस्ट मिलता। इम्प्यूटेड वैल्यू, 11th क्लास में मैंने इम्प्लिसिट कॉस्ट पढ़ा था। अगर ऑनर अपने ही घर पे रह रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, अपने घर पे रह रहा है, तो अगर वो उसके पास अपना घर नहीं होता तो उसे रेंट देना पड़ता, तो वो भी इसका पार्ट होगा। तो याद रख लो आप इतना सा सिंपल सा, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑनर ऑफ प्रोडक्शन। अगर ऑनर उस पे उसको बना रहा है या उसको कर रहा है, तो वो उसका पार्ट होगा, इंक्लूडेड होगा। जैसे आप अपने घर में रह रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के अंदर अपने घर में रह रहे हो। ठीक है। या मैं इसमें एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो तुम्हें याद रखना होता है, वो है प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, या मैं कहूँ आप ना बिजनेस कर रहे हो अपनी ही प्रॉपर्टी पे, तो आपको रेंट नहीं देना पड़ रहा, लेकिन इम्प्यूटेड वैल्यू है, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट हो। लास्ट पढ़ेंगे सिक्स पॉइंट, और वो है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, पास्ट सेविंग्स, और ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। विल नॉट इंक्लूडेड। सर ये इंक्लूड क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कह रहा है पेमेंट ऑफ पास्ट सेविंग। अगर आपको कोई पिछली सेविंग से आपको कोई भी पेमेंट रिसीव अब हुई है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। मैं इसका सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। तो मान लीजिए लास्ट ईयर का जो रेंट था मार्च का, क्योंकि साल शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो पिछले साल मार्च में जो रेंट मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे अप्रैल में रिसीव हुआ, मान लीजिए। तो था तो वो मार्च का ना, तो मार्च के नेशनल इनकम में चला गया होगा, मतलब पिछले साल की नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया होगा, तो हम इस साल की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसे तुम्हारी बुक ने इसके एग्जांपल्स काफी अच्छे दे रखे हैं, और वो हैं जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, डेथ पे ड्यूटीज, डेथ पे ड्यूटीज, या गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट पे देने वाला टैक्स, या फिर इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, ये सारी चीजें आपके इसके अंदर इंक्लूड होती है। ध्यान से पढ़ना,
और समझना, और दोबारा से वीडियो देखना, रिपीट में देखना, जब आपके एग्जाम आए तब देखना और इसे करके दिखाना। ठीक है गाइस, क्वेश्चंस हम करेंगे। मैं शायद आपको यूट्यूब किससे भी पढ़ाऊँ इस क्वेश्चंस को, या फिर मैं आपको ऑफलाइन तो आपके सारे डाउट लेता ही हूँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस।